हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम विक्टोरियन एज का एक बहुत ही अच्छा नॉवेल पढ़ेंगे जिसका टाइटल है जूड द ऑब्सक्योर। इस नॉवेल को लिखा था टॉमस हार्डी ने। ये नॉवेल पब्लिश हुआ था 1894 में, जबकि ये मैगजीन में सीरियल फॉर्म में आया था 1894 में। इस नॉवेल को इसके कंटेंट की वजह से बैन भी करा दिया गया था। इस नॉवेल का जो ओरिजिनल टाइटल है वो है द सिम्पलेटन्स हार्ट इंसर्जेंट। इस नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर है वो है जूड फॉले। तो हम इस नॉवेल में जूड फॉले की लाइफ के बारे में देखेंगे, उसकी लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं, क्या वो अपनी डिज़ायर, अपना ड्रीम पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज अ बेसिक इंट्रोडक्शन। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए सीधा चलते हैं इसके प्लॉट की तरफ। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू दैट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस नॉवेल की स्टार्टिंग होती है जूड फॉले से, जो कि इस नॉवेल का सेंट्रल कैरेक्टर है और वो एक गांव में रहता है जो कि है सदर्न इंग्लैंड में। आपने सुना ही होगा कि हार्डीज़ अपनी वेसेक्स नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो जूड फॉले है ये एक्चुअली क्राइस्ट मिनिस्टर एक फिक्शनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये एडमिशन लेना चाहता है। इसकी वजह से ये खुद सेल्फ क्लासिकल ग्रीक और लैटिन की स्टडी करता है जब भी इसके पास फ्री टाइम बचता है, क्योंकि बाकी टाइम में ये अपनी जो ग्रेट आंटी हैं उनकी बेकरी में ये काम करता है। इसलिए काम करता है कि मैं थोड़े बहुत पैसे बचा लूँ जिससे मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाऊँ। लेकिन वो ऐसा कुछ कर पाता इससे पहले ही एक लड़की जिसका नेम है अराबेला डॉन, वो उसको सीड्यूस करती है और उसके ऊपर झूठा ब्लेम लगाती है कि तुमने ना मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे, जूड फॉले को तो पता ही नहीं था ये सब कब हो गया, लेकिन फिर भी उसको सोसाइटी के प्रेशर में आके ना इससे शादी करनी पड़ती है। लेकिन इनकी शादी बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होती और ये दोनों ही म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अराबेला डॉन इसको जूड को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चली जाती है और किसी और के साथ बिज़ी हो जाती है। लेकिन इस टाइम तक जो जूड है वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो अपनी क्लासिकल स्टडी जो कि वो ग्रीक और लैटिन पढ़ा करता था उसको भी वो छोड़ देता है। मिनिस्टर जाता है और एज अ मैसन काम करने लगता है। मैसन कौन होते हैं? वो जो पत्थरों का काम करते हैं, जो कारीगर होते हैं, उनको भी आप मैसन बोल सकते हो। तो काम करने लगता है कि शायद मुझे कुछ सपोर्ट मिल जाए। अब ये क्या करता है, ये वहाँ पे अकेला रहता है। तभी इसकी मुलाकात होती है अपनी कज़िन शू ब्राइड हेड से। शू ब्राइड हेड जो एक बहुत ही ओपन माइंडेड लड़की है और इसके साथ रहने लगती है। एक दिन जूड अपने जो उसका फॉर्मल स्कूल टीचर था मिस्टर फ्लॉटसन, उससे इसकी मुलाकात करवाता है। धीरे धीरे मिस्टर फ्लॉटसन और शू ब्राइड हेड के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लेकिन जूड की तरह ही शू भी अपने हस्बैंड से खुश नहीं रहती है, क्योंकि वो उसको बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली टॉर्चर किया करता था, उसको फिज़िकली अब्यूज़ किया करता था, जिसकी वजह से शू उसको छोड़ देती है और जूड के पास आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शू जूड को प्यार करती है। जब ये बात इसको मिस्टर फ्लॉटसन को पता चलती है तो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। उसकी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा रेपुटेशन ख़राब हो जाती है कि उसको अपने स्कूल मास्टर की जॉब भी छोड़नी पड़ती है। अब शू और जो जूड है वो साथ में रहने लगते हैं, लेकिन इनके बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशन डेवलप नहीं होता। उसके बाद एक दिन अराबेला आती है और यहाँ पे फाइनली इन दोनों का लीगल डाइवोर्स हो जाता है। साथ ही अराबेला ये भी बताती है कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई थी तुमको छोड़ के, तो मैंने वहाँ तुम्हारे बेटे को जन्म दिया था और उस बेटे को मैं जल्दी ही तुम्हारे पास भेज दूँगी। और उस बच्चे का नाम रखा जाता है जूड, अपने पिता के नेम पे ही, और उसका एक निक नेम भी रखा जाता है लिटिल फादर टाइम। लिटिल फादर टाइम इसलिए रखा जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस और उसको अकेले रहना काफ़ी पसंद था। अब वो जैसे ही अराबेला ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है तो वो अपने बेटे जूड को, और जिसका निक नेम है लिटिल फादर टाइम, इसको जूड के पास भेज देती है। इसी बीच जूड
इसको कन्विंस करता है शू को कि उसके साथ फिजिकल रिलेशन डेवलप करे, और इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन डेवलप होता है और इनके 2 बच्चे होते हैं। अब सोसाइटी से ये काफ़ी परेशान हैं क्योंकि ये मैरिड नहीं है और ऊपर से अब इनके बेबी भी हैं, तो सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं करती। जो जूड है उसको भी नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसका शू के साथ इल्लीगल रिलेशनशिप था। अब इन दोनों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ये लोग नोमैडिक लाइफस्टाइल जीने को मजबूर हो जाते हैं। नोमैडिक लाइफस्टाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भटकना। फाइनली वापस लौट के क्राइस्ट मिनिस्टर ही आ जाते हैं। वहाँ पे जब लिटिल फादर टाइम, जो कि जूड और उसकी वाइफ अराबेला डन का बेटा है, वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसको लगता है कि शायद ये हम लोगों की वजह से हो रहा है। अगर हम लोग नहीं होते, मीन्स अगर मैं और ये 2 बच्चे जो कि जूड और शू के हैं, अगर ये नहीं होते तो शायद मेरे पेरेंट्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ती। तो ये लिटिल फादर टाइम एक बहुत ही सीरियस स्टेप लेता है और ये दोनों बच्चों को मार देता है और ख़ुद को हैंग कर लेता है। जब ये बात शू को पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है। उसको लगता है कि शायद मैंने अपने ही कज़िन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, शायद इसलिए भगवान ने मुझे ये सज़ा दी है, और वो अपने को रिलीजन की तरफ टर्न कर लेती है। और उसको पछतावा होता है कि मुझे अपने हस्बैंड, जो मेरे पहले हस्बैंड थे मिस्टर फ्लॉर्सन, मुझे उनको नहीं छोड़ना चाहिए था और शायद ये उसकी सज़ा है जो मुझे मिल रही है। जब ये शू की कंडीशन अराबेला डन को पता चलती है तो अराबेला मिस्टर फ्लॉर्सन से बात करती है कि शू को काफ़ी पछतावा है और हमें कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहिए क्योंकि काफ़ी वो डिप्रेशन में भी है। तो मिस्टर फ्लॉर्सन फिर से एक बार शू को प्रपोज करते हैं शादी के लिए और ये दोनों शादी कर लेते हैं। इस तरह से शू जूड को छोड़ के चली जाती है मिस्टर फ्लॉर्सन के साथ। अब जो अराबेला है वो तो पहले से ही किसी लड़के के साथ इंगेज थी, इसका जो लीगल डाइवोर्स है वो जूड के साथ हो चुका था, तो ये उस लड़के के साथ शादी कर लेती है और यहाँ से चली जाती है। अब फिर से जूड की कंडीशन बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसी कि पहले थी। वो एकदम अकेला पड़ जाता है। वो एक बार शू से मिलना चाहता है, उसका काफ़ी मन कर रहा था शू से मिलने के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिंग वेदर था, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वेदर था, तो ये शू से मिलने जाता है और बहुत ज़्यादा ये बीमार हो जाता है। लेकिन ये साथ में ये भी देखता है कि जो शू है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बोर्ड हो गई है, उसकी लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब जो जूड है वो इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि उसकी रिकवरी नहीं होती है और फाइनली जूड की डेथ हो जाती है। अराबेला जो दूसरे लड़के से शादी कर चुकी थी, उसके पास भी कोई ऐसा नहीं था जो वो रो सके। इस तरीके से जूड की डेथ पे कोई भी नहीं रोता और यहाँ पे ही ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है, मतलब कि ये जो जूड द ऑब्सक्योर का जो प्लॉट है, इसमें जितनी भी इवेंट होती हैं, ये पूरा इवेंट 19 ईयर्स के पीरियड में डिवाइड है। मतलब 19 ईयर्स के पीरियड में ही ये सारी इवेंट्स होती हैं। जब स्टार्टिंग होती है तो जूड की जो एज है वो दिखाई जाती है 11, लेकिन जब नॉवेल फिनिश होती है तो वो हार्डली है कि वो 30 ईयर से भी ज़्यादा का दिख रहा हो। तो ये फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि अब आपको समझ में आया होगा कि ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है। जूड की लाइफ के बारे में बताया गया है, कैसे वो उसको ट्रैप कर दिया जाता है अराबेला से, और अराबेला कैसे उसको ट्रैप करती है, कैसे फिर वो शादी अपनी कज़न से कर लेता है, कैसे उसका बेटा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है पेपर में कि जो जूड और अराबेला का बेटा था उसका निकनेम क्या था। आई एम श्योर कि आपको आंसर आ गया होगा। अगर आपको आंसर आ गया है वीडियो देखने के बाद तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि उसका निकनेम क्या था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो